बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 5. Your subject is General Science. Students, previous lecture में हमने पेज नंबर 50 में Types of Pollution कंप्लीट किया था. आज हमने पेज नंबर 51 पर एक एक्टिविटी दी गई है, आज हमने ये करनी है. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 51. हैव यू ओपन योर बुक्स? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें यस और नो ये मैंने आपके सामने देख सकते हैं, आप बोर्ड पर टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमने रीजन ऑफ पॉल्यूशन लिखनी है और फिर बताना है कि वो क्या एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है या लैंड पॉल्यूशन है. तो मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी और आपको डिफाइन करती जाऊंगी. स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 है कटिंग ऑफ trees. Number 1, cutting of trees. तो स्टूडेंट्स, कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है? एयर पॉल्यूशन है? नो. कटिंग ऑफ ट्रीज वाटर पॉल्यूशन है? यस. लैंड पॉल्यूशन? ऑब्वियसली यस, क्योंकि आप देखिए कि कटिंग ऑफ ट्रीज में एयर पॉल्यूशन कॉज नहीं हो रही, लेकिन कटिंग ऑफ ट्रीज में जो इसका हम लोग दरख्त काटते हैं और उसके बाद जो उसका वेस्ट बच जाता है वो दरियाओं और समंदरों में शामिल हो सकता है, इसलिए उसे हम वाटर पॉल्यूशन में यस लिखेंगे. और लैंड पॉल्यूशन तो है ही, क्योंकि उसका जो वेस्ट है वो आपकी ज़मीन पर भी पड़ा रहेगा और काफ़ी देर तक पड़ा रहने की वजह से वो पॉल्यूशन कॉज करेगा. सेकंड है पॉल्यूटेड वाटर. पॉल्यूटेड वाटर. स्टूडेंट्स, पॉल्यूटेड वाटर एयर पॉल्यूशन की कॉज है गंदा पानी. यस, क्योंकि उस पानी में से जब वो काफ़ी देर पॉल्यूटेड है और पड़ा रहेगा और उसमें केमिकल्स, ऑयल और लीकेज जो है वो पेट्रोलियम की, वो जब उसके अंदर शामिल हो जाएगी तो उसमें से एक
जो स्मेल है वो उठेगी और हमारे एटमॉस्फेयर को एयर को पोल्यूट करेगी। वाटर पोल्यूशन तो है क्योंकि वाटर को पोल्यूट कर रही है, और इसी तरह जब वो वेस्ट मटेरियल हमारे लैंड पर मौजूद होगा तो वो लैंड पोल्यूशन भी कॉज करेगा। इस वजह से पोल्यूटेड वाटर जो है वो इन तीनों कैटेगरीज में फॉल करता है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर में ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस भी शामिल होते हैं जो कि हमारी एयर को भी पोल्यूट करते हैं। उनमें से जो स्मेल है बैड स्मेल, और इसके अलावा लैंड पर वो इस वजह से है क्योंकि हमारी लैंड पर जब वो पानी में से कचरा सारा साइड पर हम उसे करने की कोशिश करते हैं और वो सब जब गार्बेज है सारा वो हमारे लैंड पर आ जाता है तो वो काफ़ी देर पड़ा रहने की वजह से लैंड पोल्यूशन कॉज करता है। थर्ड है गार्बेज। थर्ड इज गार्बेज। तो स्टूडेंट्स गार्बेज एयर पोल्यूशन भी कॉज करता है क्योंकि गार्बेज जो है कूड़ा करकट, उसमें से जो बुरी स्मेल है वो हमारी एटमॉस्फेयर में जाती है। इसके अलावा जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा बहुत सारी गैसेस जो कि हार्मफुल हैं, वो हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं। इस वजह से ये एयर की कैटेगरी में भी फॉल करता है। इसके अलावा वाटर को भी पोल्यूट करता है, लैंड पोल्यूशन भी कॉज करता है। तो इस वजह से गार्बेज इन 3 कैटेगरीज में फॉल करेगा। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो एयर पोल्यूशन भी कॉज करेगा क्योंकि इंडस्ट्रीज में से जो स्मोक निकलती है और जो फैक्ट्रीज का धुआं है वो सारा हमारी एटमॉस्फेयर में फ़ज़ा में जाके उसको आलूदा करता है। इसी तरह जब ये इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे वाटर में शामिल हो जाता है तो उसको पोल्यूट करता है। देन अगर ये वहाँ पर लोग इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो ये हमारे लैंड को भी पोल्यूट करेगा। Is it clear? Number 5, use of chemical fertilizers और insecticides। मैं इसे यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स किसे बोलते हैं? खादों को, और खादें। और इंसेक्टिसाइड्स क्या हैं? कीड़े मार अद्वियात। तो स्टूडेंट्स ये क्या एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं? फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स नो, बट वाटर पोल्यूशन यस। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब ये फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स बारिश के पानी के साथ बहते हुए दरियाओं और समंदरों में, या ये जो सारा है हार्मफुल सब्सटेंस ये बारिश के पानी के साथ बहता हुआ हमारे समंदरों और दरियाओं में गिरता है तो ये पानी को पोल्यूट कर देता है, वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। इसी तरह ये लैंड पोल्यूशन भी कॉज करता है। अगर तो ये हम लोग प्रॉपर्ली इसे डिस्पोज ऑफ नहीं करते और ये हमारी लैंड पर काफ़ी देर तक पड़ा रहता है तो ये लैंड पोल्यूशन भी कॉज करेगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी स्टूडेंट्स इन 3 कैटेगरीज में फॉल करेगा क्योंकि प्लास्टिक को जब हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो उससे जो सारी स्मोक है उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं जो कि हमारी एटमॉस्फेयर को जाके पोल्यूट करते हैं। इस वजह से ये वाटर पोल्यूशन का भी कॉज है क्योंकि ये प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बैग्स हैं जब ये हमारे ये नालियों में या गटरों में इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं तो फिर इस वजह से हमारा सिस्टम ख़राब होता है सीवेज का, और जो सारा कचरा है वो वेस्ट मटेरियल है वो सारा हमारी लैंड पर आ जाता है तो वो लैंड पोल्यूशन भी कॉज करता है। स्टूडेंट्स ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। Smoke from factories, smoke from factories। एयर पोल्यूशन ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन कॉज करेगा क्योंकि स्मोक पोल्यूट्स द एयर
तो स्मोक जो है वो धुआं वो जो फैक्ट्रीज में से निकलता है, ऑब्वियसली वो केमिकल्स का हो सकता है, सो इट मे बी केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो स्टूडेंट्स जो स्मोक है वो जो फैक्ट्रीज में से निकलता है धुआं, तो वो हमारी एयर को पोल्यूट करता है। वाटर पोल्यूशन का कॉज नहीं है, सॉरी यहाँ पर यस आएगा, यहाँ आएगा नो और इधर भी नो, तो हमारी लैंड पोल्यूशन का भी सबब नहीं है। लास्ट है बर्निंग प्लास्टिक एंड गार्बेज। लास्ट वन इज बर्निंग प्लास्टिक एंड गार्बेज। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब प्लास्टिक को हम लोग जलाएंगे तो वो एयर पोल्यूशन भी कॉज करेगा, वाटर एंड लैंड एज वेल। बर्निंग प्लास्टिक एंड गार्बेज एयर पोल्यूशन भी कॉज करेगा, वाटर एज वेल एज लैंड पोल्यूशन। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्टिविटी 4.3 है जिसमें रीजन ऑफ पोल्यूशन बताए गए हैं, जिसमें कटिंग ऑफ ट्रीज तो वो एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करेंगे, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। देन पोल्यूटेड वाटर, यस यस एंड यस। गार्बेज जो है वो एयर पोल्यूशन भी कॉज करेगा, वाटर एंड लैंड। इसी तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट एयर पोल्यूशन भी कॉज करता है, वाटर भी और लैंड पोल्यूशन भी। इन फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स में एयर पोल्यूशन कॉज नहीं होती बल्कि वाटर और लैंड पोल्यूशन कॉज करता है। इसी तरह प्लास्टिक को जब हम जलाएंगे, जो कि उन्होंने नीचे पॉइंट 8 में क्लियर भी कर दिया, तो ये भी वाटर पोल्यूशन, एयर और लैंड तीनों पोल्यूशन कॉज करेगा। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में से धुआं वगैरह निकलता है तो वो हमारे एयर पोल्यूशन कॉज करता है, वाटर और लैंड पोल्यूशन कॉज नहीं करता। सो बर्निंग प्लास्टिक एंड गार्बेज, जब हम कूड़े को जलाते हैं या प्लास्टिक पॉलीथीन बैग को, तो उसमें से जो धुआं उठता है वो हमारी एयर को भी पोल्यूट करता है, फिर इसका जो वेस्ट है वो हमारे वाटर को भी पोल्यूट करता है और लैंड को भी। सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ। स्टूडेंट्स, इसकी भी एक एक्टिविटी दी गई है, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लैंड। Effects of pollution on land. अब स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ। आलूदगी जो है वो किस तरह इंसानी जिंदगी पर जो है वो असरअंदाज होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर है कैन यू फिल द गिवन टेबल, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन और इसके इफेक्ट्स लिखने हैं हमने। सो फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि स्मोक जो है वो पोल्यूट करती है एयर को। सो आप इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन वाले कॉलम में लिखेंगे स्मोक पोल्यूट्स द एयर। देन वाटर पोल्यूशन, तो पोल्यूटेड सीवेज वाटर, ये हमारे सीवेज वाटर को पोल्यूट करेंगे। लैंड पोल्यूशन, गार्बेज पोल्यूट द लैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 इफेक्ट्स हैं, इजी से ये आप अपनी बुक पे नोट डाउन कर लें। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 बाय 1 हमें बताया गए हैं सारे इफेक्ट्स। सो फर्स्ट क्या है, जर्म्स और डिजीजेस के बारे में। फर्स्ट क्या है, जर्म्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में रीडिंग के दौरान बताया था, जब हम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, germs present in polluted water are cause of the diseases। स्टूडेंट्स, जो germs हैं
ठीक है, जर्म्स किसे कहते हैं? जरासीम को। तो स्टूडेंट्स ये जो जर्म्स हैं जैसे वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, तो जब ये हमारे पानी के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे पॉल्यूटेड वाटर है, और अगर हम वो पी लेते हैं तो उससे हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं और ये बीमारियां पैदा करने का सबब बनते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स इसमें हमें जो है डायरिया, गैस्ट्रो की बीमारी हो सकती है। सेकंड है पॉइजनस सब्सटेंसेस। फर्स्ट क्या था? जर्म्स, सेकंड है पॉइजनस substances. We have already discussed in the previous lecture. The poisonous substances present in the factory, waste, polluted water and land environment. स्टूडेंट्स, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, जहरीले मादे, जब ये हमारे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो ये पॉल्यूट करते हैं। जैसे ये पॉइजनस सब्सटेंसेस जैसे ऑयल की लीकेज है, पेट्रोलियम है, इसके अलावा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है, जब वो हमारे पानी में शामिल होता है तो वो उसको पॉल्यूट कर देता है, एज वेल एज वो हमारे लैंड पॉल्यूशन का भी कॉज है। नेक्स्ट पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ बताया गया है बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीवरेज यूज्ड मोस्ट ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। सीवरेज बोलते हैं जो गंदे पानी की नालियां होती हैं इन्हें। तो जब बैक्टीरिया उनमें मौजूद होता है तो अक्सर ये होता है कि जब ये हमारे पानी में, आपको पता है कि जितने जानवर पानी में रहते हैं वो इस वजह से मर जाते हैं कि जब बैक्टीरिया सीवरेज वाटर के अंदर जो है मौजूद होता है, और इसके अलावा जब गार्बेज की एक लेयर पूरी पानी के ऊपर आ जाएगी और गंदगी जब हम जो है वो पानी में फेंकना शुरू कर देंगे, गार्बेज वगैरह को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को, और इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को, तो जब ये पानी में जाएंगे तो पानी को पॉल्यूट कर देंगे और पानी में रहने वाले जानवर और पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर जाएंगे। तो इस वजह से स्टूडेंट्स बैक्टीरिया भी इनमें एक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो पोल्यूशन का कॉज है, क्योंकि ये जब सीवरेज वाटर में जाएगा और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स केमिकल्स। स्टूडेंट्स पॉल्यूटेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में मैंने रीडिंग के स्टार्ट में आपको बताया था कि वो सब्सटेंसेस जो कि पॉल्यूशन कॉज करने की वजह बनते हैं, उनमें आ जाता है ये गार्बेज है, इसमें हार्मफुल गैसेस हैं, केमिकल है, ये तमाम वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें हमारी पॉल्यूशन कॉज करने की वजह है। तो स्टूडेंट्स ये पॉल्यूटेंट्स सच एज केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन polluted air cause throat, skin and eye diseases. स्टूडेंट्स जब ये केमिकल्स या हार्मफुल गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होंगी तो हमारी एयर को पॉल्यूट करेंगी और इस वजह से हमें जो बीमारियां हो सकती हैं उसमें गले की, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, इसके अलावा स्किन और आई की डिजीजेस हो सकती हैं। नंबर 5 है polluted gases present in smoke. स्टूडेंट स्मोक क्या है? बेसिकली ये डस्ट और स्मोक का मिक्सचर है जिसे हम स्मोक कहते हैं, और कुछ पोल्यूटेंट्स हमारी एयर में मौजूद हैं जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे लिए लंग्स की डिजीजेस और एलर्जी पैदा करेंगे, जैसे कि आपने विंटर्स में देखा कि जो स्मोक है हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से वो डस्ट और फोग का जो मिक्सचर है स्मोक का, वो क्या था? स्मोक। तो स्टूडेंट्स उसकी वजह से हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं जिसे हम लंग्स की डिजीजेस कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और इसके अलावा एलर्जी।
नंबर 6 है द पॉइजनस सब्सटेंसेस emitting from the chimneys of factories and smoke dissolve in rain water and produce acid rain. स्टूडेंट एसिड रेन कैसे प्रोड्यूस होती है ये तो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल पर स्टडी करेंगे, बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो फैक्ट्रीज वगैरह में जो चिमनीज हैं जहाँ से धुआं बाहर निकलता है उनमें से जो स्मोक निकलती है सारी बाहर, और वो जब हमारी रेन में जो है वो शामिल होती है तो उसकी वजह से एसिड रेन, तेजाबी बारिशें जो है वो होती हैं, एसिड रेन। और एसिड रेन की वजह से बहुत सारे जानवर, पौधे और बिल्डिंग्स वगैरह भी तबाह हो जाती हैं, क्योंकि ये जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस जब हमारी बारिश में शामिल होंगे और जब वो वापस ज़मीन की तरफ आएंगे तो जिस जिस चीज़ पर उनका असर होगा तो वो डैमेज होती जाएगी। स्टूडेंट वैसे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनके ऑक्साइड्स की वजह से जो है वो एसिड रेन प्रोड्यूस होती है, और ये भी तमाम जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह में से ही गैसेस जाती हैं जिसकी वजह से ये एसिड रेन का बाइस बनती हैं। इसकी वजह से जो इमारतें वगैरह हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, फसलें जो क्रॉप्स हैं उनको, एनिमल्स और प्लांट्स, तो ये एसिड रेन जो है वो काफ़ी इसकी वजह से डैमेज हो सकता है। It is harming not only to buildings and trees but also the aquatic life of streams, canals and lakes. So students, जैसे मैंने अभी बताया कि एसिड रेन जो है वो हमारी बिल्डिंग को, ट्रीज को, इसके अलावा पानी में रहने वाली जो मखलूक है उनके लिए भी नुकसानदेह है। Poisonous substances are and gases are produced by open garbage dumps. These substances cause air and water pollution. स्टूडेंट्स, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं वो किस तरह पैदा होती हैं? वो सब इसी तरह गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जब हम गार्बेज को खुला रखते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से कवर नहीं करते और उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते, जिस वजह से उनमें से हार्मफुल गैसेस हमारी एयर और हमारे वाटर दोनों की पोल्यूशन कॉज करने का बाइस है। आप नीचे पिक्चर्स में देख सकते हैं पोल्यूटेड रेन वाटर, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन एंड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन एक्वेटिक लाइफ। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा है डू यू नो द pollutant gases of air combine together in presence of sunlight and produce smoke. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विंटर सीजन में जो है स्मोक हमें हमारी एटमॉस्फेयर पर नजर आती है क्योंकि पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारी एयर में शामिल हो चुके होते हैं इस वजह से, और स्टूडेंट्स इसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है, इट रिड्यूसेस द विजिबिलिटी। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि ग्रीन हाउस क्या है। स्टूडेंट, ग्रीन तो कलर है और हाउस घर। ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड ऑफ ग्लास। स्टूडेंट, ये शीशे का एक घर है, इसकी जो छत है उसको ग्रीन कलर्ड ग्लास से कवर किया हुआ होता है और लोग इसको जो है इसमें पौधे वगैरह ग्रो करने के लिए बनाते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स को इसमें ग्रो करवाया जाता है। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में या ग्रीन हाउस में जो गैस रेज हैं, सन रेज, जब वो ग्लास के जरिए एंटर होती हैं अंदर, तो वो अंदर एंटर होने के बाद उसी कमरे में जज्ब हो जाती हैं, वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। इस वजह से पौधों और वहाँ का टेम्परेचर जो है वो हॉट रहता है। इसी वजह से क्योंकि जो सन रेज आ रही हैं वो ग्लास में से गुजरते हुए उस रूम के अंदर, उस हाउस के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और उसको गर्म ही रखती हैं, जो कि पौधों के लिए और वहाँ पर वेजिटेबल्स को ग्रो करवाने के लिए जो है वो बेस्ट टेम्परेचर है।
ये रेज जो है वो हीट प्रोड्यूस करती हैं उसके अंदर और ये उस ग्लास से बाहर नहीं निकल सकती। सो जो इनर एटमॉस्फेयर है वो उसका हॉट रहता है। स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस तो मैंने आपको बता दिया कि एक कमरा, एक घर है जिसकी छत पर जो है वो ग्रीन कलर के ग्लास से कवर किया हुआ है और स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है ताकि वो उस टेम्परेचर में जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। और जब सन रेज उस ग्लास में से गुजरकर अंदर जाती हैं तो अंदर का टेम्परेचर जो है वो हॉट, वो एटमॉस्फेयर जो है वो हॉट रहता है और वो जो रेज हैं वो वापस बाहर नहीं निकल सकती, वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसमें जो है वो फ्लावर्स और वेजिटेबल्स अच्छे ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स जो एटमॉस्फेयर है हमारी उसमें कुछ गैसेस मौजूद होती हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ozone and water vapors are also present. These are called greenhouse gases. तो students greenhouse gases कौन सी हैं? Number 1 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। स्टूडेंट इसकी डिटेल स्टडी आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे और करेंगे वहां पर, जिसमें आपको ओजोन लेयर के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। इसी तरह मीथेन, ये गैसेस के मैं नाम लिख रही हूँ जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन। तो स्टूडेंट इसकी स्टडी आप बड़ी क्लास में करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन। स्टूडेंट्स ये प्रोसेस क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं तो वो भी ग्रीन हाउस के ग्लास की तरह ही इफेक्ट करती हैं। कैसे? जब ये गैसेस जो है हमारी अर्थ पर आती हैं सनलाइट के जरिए तो फिर जो हीट है वो हमारी अर्थ के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है और ये गैसेस वापस जो है वो हमारी अर्थ से मतलब उसे लीव नहीं कर सकती। तो ये कहलाती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी सन रेज के साथ ये तमाम गैसेस हमारी अर्थ तक आती हैं और अर्थ तक आने के बाद ये हमारी अर्थ को लीव नहीं करती और उसी में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इस वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर और अर्थ जो है वो रिमेन्स हॉट। सो इन दिस वे आवर अर्थ रिमेन्स हॉट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सन रेज हैं और जो हीट है कुछ उसके साथ जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें से जब गुजरते हुए ये गैसेस सन रेज के साथ आती हैं हमारी अर्थ पर तो उसी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो हॉट रहती है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स जब हम लोग फॉसिल फ्यूल जलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारी एटमॉस्फेयर से इमिट होती हैं इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है इन गैसेस की वजह से। और जो गैसेस हमारे जलाने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और हमारी एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो उससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल किसे कहते हैं? पूरी दुनिया को। ठीक है, और वार्मिंग क्या है? वार्म किसे कहते हैं? गर्म, वार्मिंग। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स या दूसरी गैसेस को जलाते हैं, फ्यूल्स वगैरह को जलाते हैं और उसके अलावा ये जो ग्रीन हाउस गैसेस के साथ वो गैसेस शामिल हो जाती हैं और हमारी एटमॉस्फेयर से निकल रही हैं और अर्थ पर आती हैं तो अर्थ पर आने के बाद ये हमारे अर्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट कर देती हैं, गर्म रखती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ जाता है जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि हमारे क्लाइमेट में भी चेंज आता है। स्टूडेंट्स क्लाइमेट और वेदर का आपको पता है, वेदर शॉर्ट पीरियड होता है और क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड होता है, मौसम की जो तब्दीली है। तो स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और स्टूडेंट्स, इस वजह से क्या होता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्लड्स आती हैं, और जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं वहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत फास्टर मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक वजह ये भी है ग्लोबल वार्मिंग की कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और उस वजह से फ्लड्स आने का खतरा भी होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है पेज नंबर 54, प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। स्टूडेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार करेंगे जिससे हम पॉल्यूशन से बच सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, प्रिवेंटिव मेजर्स एहतियाती तदाबीर। वी शुड शिफ्ट द फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम द सिटीज टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। सो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि हमें फैक्ट्रीज जो हैं वो शहरों से बहुत ज़्यादा दूर बनानी चाहिए ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज शुड बी मेड इनइफेक्टिव बिफोर रिलीजिंग इन द एयर। स्टूडेंट्स, जो फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है डिफरेंट केमिकल्स और फ्यूल्स वगैरह को बर्न करने के बाद, तो हमें चाहिए कि हम उसे इनइफेक्टिव बनाने के बाद रिलीज करें ताकि वो हमारी एयर को पॉल्यूट ना करें। Polluted water should not be poured into rivers, canals and lakes. जो polluted water है, आलूदा पानी, उसे हमें जो हमारे दरिया हैं, झीलें हैं, समंदर हैं, उनमें हमें उसे जो है नहीं डालना चाहिए। The garbage and solid waste of houses and factories should be disposed of in a proper way. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमें गार्बेज को एक प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करना चाहिए ताकि जो है उससे लैंड पोल्यूशन से बचा जा सके और वाटर पोल्यूशन से भी और एयर पोल्यूशन से भी, क्योंकि गार्बेज की वजह से हमें इन जो है तीनों पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है, जिसमें एयर पोल्यूशन भी है, वाटर भी है एंड लैंड पोल्यूशन। तो इसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए बेहतरीन यही है कि हम इसको अच्छे तरीके से कवर करके जो है ओपन नहीं फेंकें, इसे अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ करें ताकि इसकी वजह से पॉल्यूशन ना फैले। और जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं उनको कम किया जा सकता है, क्योंकि उनमें से जो स्मोक इमिट होती है वो भी हमारी एयर को पॉल्यूट करती है स्मोक, और उसे जो ऐसी व्हीकल्स हैं जिनका धुआं जो है वो पॉल्यूशन कॉज करता है और कुछ हार्मफुल गैसेस हैं जो हमारी एयर को पॉल्यूट करती हैं, उन्हें बैन कर देना चाहिए। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट शुड बी रिड्यूस। स्टूडेंट्स, हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है, और इनको जो है वो काटने के बाद जैसे हम लोग फर्नीचर वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट देखिए हमें दरख्तों को बिला वजह नहीं काटना, बगैर किसी वजह के नहीं काटना, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे जानवरों का जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इस वजह से हमारी पोल्यूशन की वजह भी बनता है। तो इसके बहुत सारी वजूहात हैं और आपको पता है कि पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से हमें जो है वो दरख्तों को नहीं काटना चाहिए और प्लांटेशन करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रहेगी, स्पेशली हमारी एटमॉस्फेयर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो एक टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। स्टूडेंट्स, अब हम इसे डिस्कस करते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है?
बायोडिग्रेडेबल मटेरियल स्टूडेंट्स ऐसे मटेरियल हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए ब्रेक डाउन हो जाते हैं और सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जैसे स्टूडेंट्स मीट है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जब हम इनको पील ऑफ करते हैं और इनके छिलके फेंक देते हैं तो आपने देखा है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन पे अटैक करते हैं तो वो इन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आप देखिए पेपर है तो उसको दीमक लग जाती है अक्सर, या वो येलोइश होना शुरू हो जाता है। और स्टूडेंट्स मीट है, इसी तरह उस पर फंगल अटैक भी हो सकता है। इसी तरह वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं उन पे बैक्टीरिया और वायरसेस जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं तो वो उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस, तो उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और ये वो मटेरियल्स हैं जिसे मैंने आपको बताया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, ये वो तमाम मटेरियल्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक की वजह से सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट क्या है? अच्छा, इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या बताई, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसके अलावा मीट, पेपर। अब हम आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल स्टूडेंट्स ये वो मटेरियल हैं जो कि सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं होते, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। ये नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है एक्टिविटी की वजह से ये सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स से। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं वो नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए ब्रेक डाउन नहीं होते सिंपल सब्सटेंसेस में, जिसमें आ जाते हैं स्टूडेंट्स पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में मेन डिफरेंस यही है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं ब्रेक डाउन होने के बाद, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स चेंज नहीं होते। तो स्टूडेंट्स हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं 4R स्ट्रैटेजी के थ्रू। किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं 4R स्ट्रैटेजी। वो क्या है? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिफ्यूज का मतलब है कि हम उसे यूज नहीं करें, इनकार कर दें। रिड्यूस कम इस्तेमाल करें। रीयूज या तो उसी चीज को दोबारा इस्तेमाल करें, और रिसाइकल यानी कि पुरानी चीजों को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाना क्या कहलाता है? रिसाइकल। तो स्टूडेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को हम लोग 4R स्ट्रेटजी के थ्रू जो है वो कम कर सकते हैं, जिसमें रिफ्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप उस चीज़ को खरीदें ही नहीं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फिर आपने अगर वो खरीद ली है तो उसको कम यूज़ करें, रिड्यूस। रीयूज, जैसे प्लास्टिक बोतल है तो उसे रीयूज किया जा सकता है, और यही प्लास्टिक बोतल को रिसाइकल आप कर सकते हैं। जैसे अब आपने उसे 2-3 दफ़ा यूज़ कर लिया तो अब आप उसे रिसाइकल किस तरह करेंगे? आप उससे कोई आप पेंसिल होल्डर बना सकते हैं,
जैसे स्टूडेंट्स हैं तो प्लास्टिक बॉटल से वो पेंसिल होल्डर बना सकते हैं और प्लांटेशन कर सकते हैं बॉटल्स के अंदर सॉइल को और वो सब चीज़ों को डालकर, जो प्लांटेशन के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को रिड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 55 तक अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।